नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी में। और बिल्कुल हम हो चुके हैं एक बार फिर से तैयार और हो चुके हैं बिल्कुल लाइव। और आज भी हम करने वाले हैं कुछ बहुत सारे प्रश्न। और आज जो हम प्रश्न करने वाले हैं उसका थोड़ा सा हम डिटेल में भी देखते जाएंगे सारी चीज़ों के बारे में कि कौन कौन सा टॉपिक कहाँ कहाँ से प्रश्न आता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपके पेपर में प्रश्न आता ही है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे प्रश्नों के लिए आप सभी को थोड़ा सा डिटेल नॉलेज रखना होगा। जैसे कि पहला प्रश्न ही आपसे पूछ रहा है कि पंचायत के चुनाव में, कहाँ के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए और पद के लिए चुनाव लड़ने वाला केवल एक ही उम्मीदवार बच जाए। मैंने कल भी क्लास में कहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल पढ़ना होगा आपको, और वो क्वेश्चन डिटेल हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, केवल इसका आंसर ही बता देना पर्याप्त नहीं है आप सबके लिए, इसका थोड़ा डिटेल नॉलेज रखना होगा ताकि आगे चल के ये प्रश्न यदि आपसे कूट में पूछता है तो आपसे बन पाए। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तो बिल्कुल हो जाइए तैयार, क्योंकि आज का ये प्रश्न हम जो देख रहे हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, चलो तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं डिटेल कराते हुए चलता हूँ आप सबको इसका आंसर। चलिए, पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए और पद के लिए चुनाव लड़ने वाला केवल एक ही उम्मीदवार शेष रह जाए तो क्या होगा? पहला ऑप्शन, वह एक उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो जाएगा। दूसरा, निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाएगा, यानी कि क्या कैंसल हो जाएगा। तीसरा, नामांकन प्रक्रिया पुनः शुरू होगी। और डी, निर्वाचन अधिकारी इस विषय पर निर्णय लेगा। तो ऑप्शन की ओर यदि मैं जाऊं तो वह एक उम्मीदवार निर्विरोध जीत जाएगा, ये तो आपका गलत है। दूसरा, नामांकन प्रक्रिया पुनः शुरू होगी, ये भी गलत है। निर्वाचन अधिकारी इस विषय पर निर्णय लेगा, ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा? निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाएगा, यानी कि आपका निर्वाचन कैंसल हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है वो पूरा कहानी मैं आपको बताता हूँ। मैंने कल भी कहा था कि आज हमारे पास टाइम की कमी है, इसी कारण मैं इसको डिटेल नहीं बता पा रहा हूँ, पर आज की क्लास में हम डिटेल देखते हुए चलेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ भी चलते हुए हम चलेंगे आगे। तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि यदि एक ग्राम पंचायत है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ए नाम का कोई ग्राम पंचायत है, यहाँ पर दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो दूसरे को निर्विरोध नहीं चुना जाता, बल्कि वो चुनाव कैंसल हो जाता है। इसका सबसे प्रमुख कारण हो सकता है सामने वाला आपका प्रतिद्वंदी आपको जबरदस्ती मरवा दे, जबरदस्ती आपका मर्डर करवा दे, आपकी हत्या करवा दे। क्योंकि जिन लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं या कुछ क्रिमिनल काम करना है, उनके लिए ये कोई बड़ा बात नहीं रहता, किसी को मरवा देना, किसी को कटवा देना। तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए आपके पंचायती राज में स्पेशली वर्णन किया गया है निर्वाचन वाले टॉपिक में कि निर्वाचन जब होता है आपका किसी गांव में और केवल दो ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, यदि किसी कारण से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वो त्यागपत्र दे देता है, ऐसे कंडीशन में फिर क्या होता है आपको याद रखना है, ऐसे कंडीशन में फिर वहाँ का चुनाव कैंसिल हो जाता है। क्योंकि ये हो सकता है, पॉसिबल ज़्यादा चांसेस ये है कि हो सकता है सामने वाले विरोधी का उसने हत्या करवा दिया होगा। तो इन सारे क्रिमिनल चीज़ों को रोकने के लिए ऐसा करवाया जाता है। तो प्रत्यादिष्ट का मतलब होता है आपका कैंसल होना। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, बी। अगला प्रश्न, यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन काम करता है? इसको आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं आपके कोरोना काल से। किससे ले सकते हैं उदाहरण के तौर पे? कोरोना काल से आप इसके बारे में ले सकते हैं थोड़ा सा उदाहरण। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा था आपका 2020-21 में, तो हुआ क्या था कि उस टाइम यदि चुनाव होता तो उस टाइम तो चुनाव होना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लगातार सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही थी, तो ऐसे में फिर तो दिक्कत हो जाता। तो इन सारे चीज़ों से बचने के लिए आपके पंचायती राज में ऐसा भी नियम और ऐसा भी सिस्टम है आपके यहाँ कि यदि सरपंच का चुनाव किसी कारणों से लंबित होता है तो सरपंच के रूप में कौन कार्य करेगा? तो याद रखना है, भले ही हम प्रैक्टिकली तौर पे देखते हैं उप सरपंच करता है करके, पर उप सरपंच नहीं करता।
वरिष्ठतम पंच भी नहीं करता, कलेक्टर भी नहीं करता, बल्कि कौन करता है? ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच। कौन करता है? ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच के द्वारा किया जाता है। लंबित का मतलब होता है लेट होना। किसी कारण से यदि सरपंच का चुनाव लंबित का मतलब क्या होता है? आपका लेट होना होता है। आप सभी को याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है? यदि ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लंबित है तो क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? यदि ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लंबित है तो क्या होगा? लंबित मतलब वही सेम केस, थोड़ा सा यदि लेट हो रहा है तो ऐसे कंडीशन की वो बात कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा बताइए? पंच अपने कार्यकारी सरपंच का चुनाव करेगा। बी, वरिष्ठतम पंच कार्यकारी सरपंच के रूप में कार्य करेगा। ग्राम सभा कार्यकारी सरपंच का चुनाव करती है, या डी, राज्य शासन द्वारा मनोनीत करते हैं। बताइए आंसर क्या होगा? चलिए जी, बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए, और जैसा कि मैं बच्चों का जवाब देख पा रहा हूँ, ठीक है, लगभग सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, राज्य शासन सरपंच मनोनीत करेगा, ये कथन तो आपका गलत हो जाएगा। ग्राम सभा कार्यकारी सरपंच का चुनाव करेगी, ये भी गलत हो जाएगा। वरिष्ठतम पंच कार्यकारी सरपंच के रूप में कार्य करेगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा? पंच अपने में से कार्यकारी सरपंच का क्या करेगा? चुनाव करेगा। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, यदि ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लंबित हो जाता है तो क्या होगा? तो पंच अपने में से कार्यकारी सरपंच का क्या करेगा? चुनाव करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न कौन सा है? ठीक है, यदि कोई मतदाता एक वार्ड से, कहां से? यदि कोई मतदाता एक वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच हेतु प्रस्तुत करता है, यदि कोई मतदाता एक वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच हेतु प्रस्तुत करता है, इसके बाद वह दूसरे वार्ड से भी पंच हेतु नामांकन पत्र दाखिल करता है, बाद में वह दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो उसके पहले नामांकन पत्र का क्या होगा? ये कहना ये चाहता है, ए नाम का कोई ग्राम पंचायत है, ए नाम का कोई क्या है? ग्राम पंचायत है। अब मैंने जब आपको क्लास में पढ़ाया है तो मैंने आपको बताया था कि एक ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति दो अलग अलग वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। मैंने क्या कहा था? एक व्यक्ति, ठीक है, एक गांव में एक व्यक्ति एक ग्राम पंचायत में दो अलग अलग वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा आपका पंचायती राज कहता है। अब यहाँ पर कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति मतदाता एक वार्ड से नामांकन पत्र भर लेता है, इसके बाद वह दूसरे वार्ड से भी पंच हेतु नामांकन पत्र दाखिल कर लेता है, बाद में वह दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो उसके पहले नामांकन पत्र का क्या होगा? अब देखो, चुनाव में नामांकन भरने के साथ ही साथ नाम को वापस लेने का भी क्या होता है? सिस्टम होता है। चुनाव में नामांकन पत्र भरने के साथ साथ आपको याद रखना है, नामांकन पत्र को वापस लेने का भी सिस्टम होता है। चुनाव के पहले आपको लेना होता है। तो अभी जस्ट हमने कॉन्सेप्ट ये देखा कि एक ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति दो अलग अलग वार्ड से नहीं लड़ सकता, पर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि उसने पहले वार्ड से नामांकन पत्र भरा, अपने ही गांव के किसी और दूसरे वार्ड में भी नामांकन पत्र भरा, पर आखिरी लाइन क्या कह रहा है? पर वह बाद में दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो पहले नामांकन पत्र का क्या होगा? तो अवैध नहीं होगा। क्यों अवैध नहीं होगा? क्योंकि उसने चुनाव के पहले ही वो फॉर्म वापस ले लिया है। यदि एक बार उनके नामों का प्रकाशन हो जाता,
नामों का प्रकाशन कहने का मतलब ये व्यक्ति इस वार्ड से लड़ने वाला है ऐसा हो जाता, तब फिर बहुत दिक्कत होता, तो उसके नाम का प्रकाशन नहीं हो पाता, क्योंकि उसने दो अलग अलग वार्ड से फॉर्म फिलअप कर दिया है करके। पर उसने क्या किया, दो अलग अलग वार्ड से नामांकन फॉर्म जरूर भरा, पर उसने चुनाव के पहले या नाम प्रकाशन के पहले एक वार्ड से अपना नाम वापस ले लिया। तो एक नाम जब वापस ले लिया तो जाहिर सी बात है वो एक ही वार्ड से नामांकन पत्र भर के चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में फिर आपका क्या नहीं होगा, अवैध नहीं होगा। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है ऐसे कंडीशन में आपका अवैध नहीं होगा। अरे चुनाव वाला टॉपिक एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने वाला है। बस शर्त ये है कि कभी कभी एमसीक्यू ऐसे टाइम पर होता है कि अगला और क्लास होने वाला होता है, तो इसी कारण कभी कभी मैं डिटेल नहीं पढ़ा पाता। ठीक है, अगला क्लास भी है, उसको भी देखना पड़ जाता है। पर मैंने कहा था, ठीक है, कि जब हम फ्री रहेंगे तो मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको सारा टॉपिक करके। पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ो, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बच्चों का जवाब, ठीक है, कुछ बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है पूछ रहा है, तो सही क्या है आइए देखते हैं। एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से, राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। रिटर्निंग अधिकारी के बारे में बात कर रहा है। पांचवा कह रहा है नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी होता है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। अगला कह रहा है नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। और उसके बाद आपका जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। चलो ध्यान से पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। रिटर्निंग अधिकारी के बारे में बात कर रहा है। मैंने एक दिन क्लास में आपको पूरा सीक्वेंस पढ़ाया था, वही सीक्वेंस याद करिए और बताइए। एक बार फिर से चेक करिए सभी लोग आंसर, सभी लोग एक बार फिर से चेक करिए इस क्वेश्चन का आंसर।
एक चुनाव के विषय में सही क्या है पूछ रहा है। ठीक है, बताओ जल्दी से क्या होगा। एक सीक्वेंस जो मैंने आपको बताया था, यदि याद होगा तो सबसे नीचे में जो होता है वो कौन होता है? आपका मतदान अधिकारी। कौन होता है? मतदान अधिकारी। मतदान अधिकारी के ऊपर में होता है आपका पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी के ऊपर में होता है आपका रिटर्निंग अधिकारी। रिटर्निंग अधिकारी के ऊपर में होता है आपका जिला निर्वाचन अधिकारी। और जिला निर्वाचन अधिकारी के ऊपर में होता है आपका कौन? जिला निर्वाचन अधिकारी के ऊपर में होता है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। सबसे नीचे में हमने देखा मतदान या मतदाता अधिकारी। मतदान या मतदाता अधिकारी, ये आपके टीचर लोगों का ड्यूटी लगाया जाता है, या पंचायत के जो कर्मी हैं जैसे कि सचिव वगैरह हो गया, उनका ड्यूटी लगाया जाता है। तो आप सभी को मैं बता दूं, यदि आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न ये पूछा जाता है तो याद रखना है। क्या चीज़ याद रखोगे? पंचायत चुनाव के विषय में बात कर रहा है तो मतदान या मतदाता अधिकारी हम किसे बनाते हैं? जो आपके वर्ग 3 के वर्ग 2 के टीचर होते हैं इनको, या पंचायत का कोई ग्राम पंचायत का सचिव हो गया, इनको बनाते हैं। उसके ऊपर होता है आपका पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी तो वर्ग 1 के जो टीचर होते हैं या जो ज़्यादा सीनियर टीचर होता है उसको पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है। पीठासीन अधिकारी के बाद उसके ऊपर में होता है आपका रिटर्निंग अधिकारी। रिटर्निंग को मैंने क्लास में आपको याद करवाया था, ये वाला रिटर्न। तो आपको पीठ में क्या करना है? रिटर्न करना है। पीठ में क्या करना है? रिटर्न मतलब हस्ताक्षर करना है। पीठ में क्या करोगे? हस्ताक्षर करोगे। तो उसी से याद रखना है मतदान या मतदाता अधिकारी, दूसरा आपका पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी। ये रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो आप सभी को मैं बता दूं, रिटर्निंग अधिकारी कहने का मतलब क्या है? तो याद रखना है, रिटर्निंग अधिकारी कहने का मतलब यह है जिसके पास से आप नामांकन पत्र मांगते हो, नामांकन पत्र भरते हो और बाद में फिर उसके पास वापस करते हो, उसे ही हम कहते हैं रिटर्निंग अधिकारी। अब यहाँ पर यदि मैं देखूँ, ठीक है, पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या क्या है पूछ रहा है, तो एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। क्या होता है आपका? एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है आपका। ये तो बिल्कुल कथन सही है। एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या ज़्यादा हो गई या कोई ज़्यादा संवेदनशील एरिया हो गया, वहाँ पर एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त हो सकते हैं। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी करता है, ये भी सही है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर या तो तीसरा सही होगा या तो चौथा, दोनों कैसे सही होगा? तो मैंने आपको कहा भी था, याद होगा तो, जो भी आपका सिस्टम रहता है वो कैसे रहता है? मतदान अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? मतदान या मतदाता अधिकारी की नियुक्ति पीठासीन अधिकारी करता है। किससे पूछ के? रिटर्निंग अधिकारी से पूछ के। पीठासीन अधिकारी करता है किससे पूछ के? रिटर्निंग अधिकारी से पूछ के। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करता है आपका रिटर्निंग अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी से पूछकर। तो एक के ऊपर से आपको मिलता है क्या? जस्ट आपके ऊपर वाला अधिकारी आपकी नियुक्ति करता है, उसके जस्ट ऊपर वाले अधिकारी से सलाह लेकर। सेम वैसे ही यदि आपके ऑप्शन में नहीं दिया रहता तो अलग बात था, पर रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है। और चौथा भी सही है, क्योंकि रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। जब हम रिटर्निंग अधिकारी के बारे में पढ़ेंगे तो ये दोनों पॉइंट पढ़ेंगे। अगला, नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, बिल्कुल सही है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, ये भी सही है। कोई क्षेत्र ज़्यादा संवेदनशील है, एकदम ज़्यादा जनसंख्या वाला है, वहाँ पर एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी की भी नियुक्ति कर सकते हो। रिटर्निंग अधिकारी वही होता है जिसके पास से आप नामांकन पत्र लेते हो और नामांकन पत्र भरने के बाद जमा करते हो। अब ये नामांकन पत्र क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा, तो उन सबको मैं बता दूं, नामांकन पत्र मतलब आपका बायोडाटा।
जैसे आप लोग अपना बायोडाटा बनाते हो कि मेरा नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है, मेरे मम्मी का नाम ये है, मेरे डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं यहाँ पर पोस्टिंग हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं ऐसा काम करता हूँ, वो काम करता हूँ, मेरी उम्र ये है, सारा चीज़ उसमें मेंशन करते हो कि नहीं करते? सेम वैसे ही चुनाव में जो बायोडाटा जमा किया जाता है उसे ही हम कहते हैं नामांकन पत्र। अगला हम देखते हैं, नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी होता है? बिल्कुल नहीं। जिला के लिए आपका कलेक्टर, जिला के लिए आपका कलेक्टर रिटर्निंग अधिकारी होता है, ना कि नायब तहसीलदार। जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी होता है, ये कथन भी आपका गलत है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो याद रखना है आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। बी नहीं होगा, बी आपका नहीं होगा आंसर, बी नहीं होगा, आंसर क्या होगा? ए। अरे भैया, यहाँ पर लिखा है 7, और नायब तहसीलदार जिला के लिए रिटर्निंग अधिकारी नहीं होता, बल्कि जिला के लिए आपका जिला का कलेक्टर रिटर्निंग अधिकारी होता है। अगला, जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो याद रखना है आपको, यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? बी नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, इस राज्य में पंचायती राज अधिनियम में किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता? सरपंच, उप सरपंच, पंच, जनपद पंचायत का सदस्य। अब देखो, चुनाव के बारे में यदि बात करोगे तो चुनाव आपका दो तरीके से होता है। चुनाव आपका कितने तरीके से होता है? दो तरीके से। एक होता है आपका प्रत्यक्ष, एक आपका होता है प्रत्यक्ष, और एक आपका होता है अप्रत्यक्ष। एक होता है आपका प्रत्यक्ष और एक होता है आपका अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कहने का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष कहने का मतलब क्या है? तो याद रखना है, जिसे आप अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो, जिसे आप अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो, उसे क्या कहते हैं हम? प्रत्यक्ष। ऐसा ग्राम पंचायत में आप किसको किसको चुनते हो? तो एक पंच को चुनते हो और एक सरपंच को चुनते हो, डायरेक्ट अपने मतदान के माध्यम से। अब यही पंच अपने में से किसी एक व्यक्ति को क्या बनाते हैं? उप सरपंच, और इसे ही हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। यानी कि हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति जब अपने में से किसी और व्यक्ति को उप सरपंच बनाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट आपने जाकर मतदान किया है, और अप्रत्यक्ष मतलब हमारे द्वारा चुना गया पंच अपने में से किसी एक व्यक्ति को जब उप सरपंच बनाएगा, उसे हम अप्रत्यक्ष कहेंगे। और यहां पर पेपर ने प्रश्न पूछा है प्रत्यक्ष नहीं होता, तो सरपंच का चुनाव तो प्रत्यक्ष होता है, उप सरपंच का भी होता है, सॉरी पंच का होता है, जनपद पंचायत सदस्य का होता है, पर किसका नहीं होता? तो याद रखना है उप सरपंच का नहीं होता। और बिल्कुल मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लगातार आप क्लास देख रहे हो और बिल्कुल इसका फ़ायदा आपको मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न, निर्वाचन के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? पूछ रहा है। किसके संबंध में? निर्वाचन के संबंध में। सरपंच, उप सरपंच, जनपद का सदस्य और जिला का सदस्य। कल ही मैंने क्लास में पढ़ाया है बच्चों को, और अगर वो बच्चे इसका आंसर गलत किए तो मैंने पहले ही कहा है, न तीर से न तलवार से हथियार चलेगा सिल्लोढ़ा से, जिसमें आप खाते हो पताल का चटनी, और उसी पताल की चटनी से मैं फोड़ूंगा आपका मुंडी, अगर इसका आंसर गलत बताए तो। निर्वाचन के बारे में बात कर रहा है, क्या सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो देख लो रे भैया क्या सुमेलित नहीं है। सरपंच के बारे में बात करोगे तो इसे आप प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो। प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से कैसे चुनते हो? डायरेक्ट चुनते हो। जनपद पंचायत सदस्य के बारे में यदि बात करूं मैं, तो इसे भी आप प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो। जिला पंचायत अध्यक्ष के बारे में मैं बात करूं तो इसे भी आप प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो। इसके अलावा एक जने बस और बचा पंच, इसे भी डायरेक्ट आप अपने मतदान के माध्यम से प्रत्यक्ष चुनते हो। कहने का मतलब क्या है? जिसे आप अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो, जिसे आप
अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो उसे ही क्या कहते हो? प्रत्यक्ष। जिसे आप अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो उसे ही क्या कहते हो? प्रत्यक्ष। ग्राम पंचायत में पंच व सरपंच को चुनते हो, जनपद पंचायत में सदस्य को चुनते हो और जिला पंचायत में भी सदस्य को चुनते हो। इन 4 लोगों को चुनते हो आप। पर यहाँ पर क्या सुमेलित नहीं है? तो आपका उप सरपंच, क्योंकि उप सरपंच को आप कैसे चुनते हो? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब पंच अपने में से किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर सरपंच नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? उप सरपंच। क्या होगा? उप सरपंच। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? बी। अगला प्रश्न, पंचायती राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है, इस संदर्भ में सही क्या है पूछ रहा है। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो जी बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। पंचायती राज के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है, इस संदर्भ में सही क्या है। यदि कुछ मामला आपका कुछ गड़बड़ लग रहा है, इधर उधर हो गया है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो ऐसे कंडीशन की वो बात कर रहा है। आइए जरा देखते हैं। ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, सरपंच के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर को, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, अध्यक्ष जनपद पंचायत के मामले में संभागीय आयुक्त को, जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को, अध्यक्ष जिला पंचायत के मामले में प्रमुख सचिव पंचायत को। चलो बताओ, पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है। कुछ मामला आपका गड़बड़ हो रहा है, आपको उसको प्रश्न पूछना है या कुछ ऐसा मामला हो गया है जिसके बारे में आपको जानना है, तो ऐसे में आप क्या करोगे। ऑप्शन 1 दिया है, ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को। ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, ये कथन तो बिल्कुल सही है। याद रखना है ग्राम पंचायत में आपके 2 होते हैं चुनाव करवाने के लिए, एक पंच का और एक सरपंच का। तो पंच और सरपंच के मामले में किसके पास जाओगे? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। प्रत्येक ब्लॉक में आप जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का एक बिल्डिंग दिखेगा। जितने लोग अभनपुर में रहते हो यहीं पर जाके देखना, जहाँ पर बाजार होता है, बाजार के पास में ही आपका भवन बना हुआ है अनुविभागीय अधिकारी राजस्व का। सरपंच के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर को, बिल्कुल नहीं। जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, बिल्कुल। जनपद पंचायत के मामले में चूंकि यहाँ पर आपके जनपद के सदस्य का होगा, चुनाव किसका होगा? जनपद के सदस्य का, तो इस मामले में आप कलेक्टर के पास जा सकते हो। अध्यक्ष के मामले में, जनपद पंचायत के मामले में संभागीय आयुक्त को, बिल्कुल नहीं। जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष जिला पंचायत के मामले में प्रमुख सचिव को, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 3 और 5। बस इतना याद रखना, यदि निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्नगत करना है, कुछ दिक्कत हो रहा है चुनाव से रिलेटेड, तो आप किसके किसके पास जा सकते हो? ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर के पास, और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत के पास प्रश्नगत कर सकते हो।
तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 3 और 5। अगला प्रश्न, यदि चुनाव में नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाए तो अभ्यर्थी पुनरीक्षण के लिए किसके पास अपील करेगा? क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिएगा। यदि चुनाव में नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी पुनरीक्षण के लिए किसके पास अपील करेंगे? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी जस्ट मैंने बताया है, चुनाव में नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है। चुनाव से रिलेटेड कोई भी मामला है, ठीक है, चुनाव से रिलेटेड कोई भी मामला है तो ये सारा मामला आप किसके पास प्रश्नगत कर सकते हो, ये आपसे वही कहना चाहता है। चुनाव में नाम निर्देशन पत्र किसके द्वारा? रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा यदि अवैध घोषित कर दिया जाता है तो अभ्यर्थी पुनरीक्षण के लिए किसके पास अपील करेगा? पंच के मामले में तहसीलदार को। अभी जस्ट मैंने बताया है, चुनाव से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होता है, अब यहाँ पर क्या कर दिया है, रिटर्निंग अधिकारी ने आपके नामांकन पत्र को अवैध घोषित कर दिया है। हो सकता है रिटर्निंग अधिकारी आपके जान पहचान का होगा और जानबूझ के वो आपके फॉर्म को क्या कर रहा है, निरस्त कर रहा है। तो अभ्यर्थी पुनरीक्षण के लिए किसके पास अपील करेगा? कभी कभी लोग निजी दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा वाहियात हरकत कर सकते हैं, तो इन मामलों में आप किसके पास जाओगे? पंच के मामले में तहसीलदार नहीं। अभी जस्ट मैंने बताया है, ग्राम पंचायत के मामले में किसके पास जाओगे? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास। अरे आज के क्लास में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। टाइम ज़्यादा लगे तो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कम लगे तो लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आज का ये जो क्लास होगा वो आपके लिए क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर वाला क्लास रहेगा। यदि पहली बार भी आप पंचायत के चुनाव के बारे में पढ़ रहे हैं, यकीन करिए पूरा एक एक चीज़ हम करते हुए जाएंगे। अगला, सरपंच के मामले में तहसीलदार को, बिल्कुल सही है क्या? गलत। ग्राम पंचायत के मामले में किसके पास? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास। चाहे ग्राम पंचायत में आपका पंच हो या सरपंच, आपको किसके पास जाना है? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास। जनपद पंचायत के मामले में यदि मैं बात करूं, किसके मामले में? जनपद पंचायत के मामले में यदि मैं बात करूं तो जनपद पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को। गलत। केवल ग्राम पंचायत में आप जा सकते हो, जैसे कि आपका पंच का हो गया, सरपंच का हो गया, स्टार्टिंग में इन्हीं का नामांकन पत्र आप भरोगे, तो पंच और सरपंच यानी कि ग्राम पंचायत के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को। जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को बिल्कुल कर सकते हो। यदि रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा जनपद पंचायत के सदस्य के नामांकन पत्र को अवैध घोषित कर दिया गया है किसी भी कारण से, तो आप किसके पास कंप्लेंट कर सकते हो? जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर के पास। जिला पंचायत के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी को, ये भी आपका गलत है, तो क्या हो जाएगा? जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत, उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग। तो आंसर कौन कौन सा हो जाएगा? दूसरा, चौथा और आपका 8वां। देखो कोई ऑप्शन में है क्या? कोई ऑप्शन में दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। अरे भैया, जब नहीं दिख रहा है तो जबरदस्ती क्यों दिमाग लगा रहे हो? आपके पास तो ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या टिक कर दो? डी। जबरदस्ती दिमाग लगाते मत बैठना। जब ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने टिक कर दिया दूसरा, चौथा और 8वां, तो काहे जबरदस्ती इधर उधर दिमाग लगाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? सरपंच के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो, ऐसा आवेदक जो संसदीय विधानसभा का सदस्य ना हो, ऐसा आवेदक किसी कोऑपरेटिव समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो, ऐसे आवेदक की पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो। योग्यता के बारे में बात कर रहा है, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। योग्यता के बारे में बात कर रहा है, तो सरपंच बनने के लिए निम्नांकित योग्यताओं में से कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है आपसे।
बताइए कौन सा आपका गलत है, किसके बारे में बात कर रहा है ये? तो याद रखना है, ये बात कर रहा है आपके निम्नांकित योग्यताओं में से कौन सा गलत है इस पर्पस में। पहला दिया है आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो, क्या ये सही है? क्या पूछ रहा है? आवेदक पंच होने की पात्रता रखता हो, ये तो योग्यता है इसकी, बिल्कुल सही है। ऐसा आवेदक जो संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो, ये भी इसकी योग्यता में होता है। कोऑपरेटिव मतलब आपका सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ना हो, ये भी हमने योग्यता में पढ़ा है। पर यहाँ पर क्या पूछा है? योग्यताओं में कौन सा गलत है? और ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऐसे आवेदक में पंचायत, ऐसे आवेदक की पंचायत में भू संपत्ति अवश्य हो, यह आवश्यक नहीं है। किसी के पास जमीन ही होगा तभी आप उसको पंच बनने दोगे, सरपंच बनने दोगे, या जनपद या जिला में किसी पद पर रहने दोगे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है और आपकी योग्यता में शामिल भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? ये प्रश्न जिसे मैं छत्तीसगढ़ी में कहता हूं पचर्रा की परत ली। पचर्रा की परत मतलब बार बार रिपीट करता है ये प्रश्न, क्योंकि अभी हुआ है आपका चुनाव। अरे ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो, ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि जब चुनाव चलता रहता है उस टाइम एक उम्मीदवार किसको किसको अंदर भेजेगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस ध्यान से क्वेश्चन को पूछो, पढ़ो, कह क्या रहा है? एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? ऑप्शन ए चुनाव अभिकर्ता, ऑप्शन बी लेखा अभिकर्ता, ऑप्शन 3 प्रचार अभिकर्ता, ऑप्शन 4 मतदान अभिकर्ता, ऑप्शन 5 गणना अभिकर्ता और छठवां मुख्य अभिकर्ता। पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? बताइए कमेंट करके। पहला दिया हुआ है चुनाव अभिकर्ता, दूसरा दिया है आपका लेखा अभिकर्ता, तीसरा आपका प्रचार अभिकर्ता, चौथा आपका मतदान अभिकर्ता, पांचवा गणना और छठवां मुख्य अभिकर्ता। बताइए पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? पहला दिया हुआ है चुनाव अभिकर्ता, बिल्कुल चुनाव अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। लेखा अभिकर्ता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। प्रचार अभिकर्ता, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। मतदान अभिकर्ता, बिल्कुल मतदान अभिकर्ता की भी नियुक्ति कर सकता है। आप लोग केयर किए हो कि नहीं पता नहीं, पर मैं जब अपने गांव में वोट डालने जाता हूं ना, तो सब सरपंच के एक एक आदमी अंदर बैठे रहते हैं जहां पर चुनाव होता रहता है वहां पर, और उन लोग टिक करते हैं कि हाँ हमारा आदमी आ गया, इसी से हमें वोट मिलेगा। उसी की वो बात कर रहा है मतदान अभिकर्ता। और लास्ट में जब काउंटिंग होता है, लास्ट में आपका क्या होता है? काउंटिंग। उस टाइम आपको गणना अभिकर्ता की भी आवश्यकता होती है। तो एक चुनाव अभिकर्ता, एक मतदान अभिकर्ता और एक आपका गणना अभिकर्ता। और उस हिसाब से फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1, 4 और 5। ठीक है, तो मेरे जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को लगातार मैंने पढ़ाया है और उन सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? तो कौन है आपका? याद रखना है बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेहतरीन प्रश्न, इसे मैं कहता हूं बेहतरीन प्रश्न। सारा कॉन्सेप्ट आपका यहां से क्लियर होगा। निम्नलिखित में से सही क्या है पूछा है, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो जी, आराम से पढ़िए, मैं हट गया हूं साइड, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके टाइम टेकिंग वाले होते हैं।
चलिए, ये प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ये प्रश्न आपने बना लिया तो ये मान के चलिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलो प्रश्न क्या कह रहा है। एक मतदाता पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। एक मतदाता पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। अगला, एक मतदाता 2 वार्डों से पंच का चुनाव लड़ सकता है। तीसरा, एक मतदाता 2 ग्राम पंचायतों से सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। चौथा, एक मतदाता सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। पांचवा, एक मतदाता जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। एक मतदाता 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जनपद पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। एक मतदाता 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। और आठवां, एक मतदाता सरपंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। ठीक है, चलो अब जो मैं बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना। ठीक है, जो मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहले हम चलते हैं कहाँ पर, ग्राम पंचायत में। सबसे पहले हम कहाँ पर चलते हैं, आपके ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में जाओगे यदि और प्रत्यक्ष मतदान की यदि बात करोगे, ग्राम पंचायत में यदि जाओगे और आप प्रत्यक्ष मतदान की बात करोगे, प्रत्यक्ष कहने का मतलब जिसे आप अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो, तो आपको 2 ही व्यक्ति दिखेंगे, एक पंच और दूसरा आपका सरपंच। एक आपका पंच और दूसरा आपका सरपंच, ये 2 व्यक्तियों के बारे में ही आपको देखने को मिलेगा। ग्राम पंचायत में जैसे ही आप इंटर करोगे, प्रत्यक्ष मतलब आपका जिसे आप अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुन सकते हो, ऐसे व्यक्ति आपको केवल 2 ही मिलेगा एक ग्राम पंचायत में। एक आपका पंच और दूसरा आपका सरपंच। एक आपका पंच और दूसरा आपका सरपंच, ये 2 व्यक्ति मिलते हैं आपको, पंच और सरपंच। ठीक, अब इसके बाद यदि मैं आगे बढ़ूं, पंच और सरपंच के बारे में मैं आगे बात करूं, तो वहां पर आपको याद रखना है, और वो क्या चीज़ याद रखना है, पंच और सरपंच के मामले में क्या याद रखोगे, तो याद रखना है एक ग्राम पंचायत में, जो कह रहा हूं ध्यान से सुनना, एक ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति 2 अलग अलग वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। एक ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति 2 अलग अलग वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता, ये बात हमेशा याद रखना। सबसे पहले कहाँ पर गए, ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत में जाते ही हमने देखा कि हम अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट किसको चुनते हैं, तो एक आपके पंच को और दूसरा आपके सरपंच को। तो याद रखना है, एक ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति 2 अलग अलग वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, एक ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति 2 अलग अलग वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। एक ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति 2 अलग अलग वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा, एक व्यक्ति 2 अलग अलग पंचायत में चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति 2 अलग अलग पंचायतों में चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति 2 अलग अलग पंचायतों में चुनाव नहीं लड़ सकता। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। एक ग्राम पंचायत में आपको मिलेगा पंच और सरपंच। कौन कौन मिलेगा, पंच और सरपंच। तो याद रखना है, एक ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति 2 अलग अलग वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरा, सरपंच के बारे में याद रखना है, एक व्यक्ति 2 अलग अलग पंचायत में चुनाव नहीं लड़ सकता।
एक व्यक्ति दो अलग अलग पंचायत में चुनाव नहीं लड़ सकता। ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरे पॉइंट की यदि मैं बात करूं, अब हम कहां पर पहुंचते हैं? जनपद पंचायत के सदस्य। क्योंकि प्रत्यक्ष मतदान किसका होता है? जनपद पंचायत में सदस्य का होता है। तो जनपद पंचायत सदस्य के बारे में यदि मैं बात करूं, जनपद पंचायत सदस्य के बारे में यदि मैं बात करूं, और आप सभी को मैं बता दूं, जनपद पंचायत के सदस्य का चुनाव होता है प्रत्यक्ष। मैंने पहले ही कहा है, आज का क्वेश्चन खत्म करना मेरा उद्देश्य नहीं है, आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करना ये मेरा उद्देश्य है। और क्लास में भी मैं एकदम स्पीड में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कोई भी चीज़ झूठ नहीं बोलना चाहता। मेरा सारा फोकस रहेगा रिजल्ट पे, आपके रिजल्ट पे। ठीक है, कोई भी चीज़ एकदम स्पीड में पढ़ ली है, अरे सिलेबस तो आपका 5 दिन में ख़त्म होता है, 10 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में भी ख़त्म होता है। टेंशन मत लो सिलेबस का, पर जो टॉपिक पढ़ लिए ना, वहाँ से पेपर में आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जो चीज़ नहीं पता है वो छूट जाए, दिक्कत नहीं है, पर जो आपने पढ़ लिया है पंचायती राज में, वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। जैसे ही आप जनपद पंचायत सदस्य में क्या करोगे? इंटर करोगे। यहाँ पर देखोगे कि आप प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से किसको चुनते हो? जनपद पंचायत के सदस्य को। और यहाँ पर भी याद रखना है आपको एक कॉन्सेप्ट, एक व्यक्ति। कितना व्यक्ति? एक व्यक्ति। एक व्यक्ति दो अलग अलग जनपद पंचायत, एक व्यक्ति दो अलग अलग जनपद पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति दो अलग अलग जनपद पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव नहीं लड़ सकता। दो अलग अलग क्षेत्र के जनपद पंचायत में चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति दो अलग अलग क्षेत्र के जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। पहले ये तो पता चल जाए कि क्या नहीं लड़ सकता। अरे अगर ये पता चल गया है तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए बच्चों जैसा रहेगा, एकदम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट। अगला हम देखते हैं, जिला पंचायत सदस्य के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? जिला पंचायत सदस्य के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? जिला पंचायत सदस्य के बारे में। तो जिला पंचायत सदस्य के बारे में यदि मैं बात करूं, तो इसका भी चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कहने का मतलब क्या है? जिसे आप अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो, जिसे आप अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो, जिसे आप अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हो। जिला पंचायत सदस्य के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? जिला पंचायत सदस्य के बारे में। और वो भी कैसा? प्रत्यक्ष। जब अभी आप चुनाव में मतदान करने जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको इतना मज़ा आएगा, क्योंकि आपने पंचायती राज उस स्तर पे पढ़ा है जिसमें आपको अंदर का सारा सिस्टम समझ आएगा। जैसे ही जाओगे तो वहाँ पर दिखेगा मतदान या मतदाता अधिकारी, उसके ऊपर रहेगा पीठासीन अधिकारी, और पीठासीन अधिकारी में क्या करना है? हस्ताक्षर, सिग्नेचर, रिटर्न। तो रिटर्न से हो गया रिटर्निंग अधिकारी। रिटर्निंग अधिकारी के ऊपर में रहता है जिला निर्वाचन अधिकारी, और उसके ऊपर में रहता है राज्य निर्वाचन अधिकारी। अरे लो लिख देता हूं जी, समझ नहीं आ रहा है क्या? ये लो, सबसे पहले कौन रहेगा? मतदान या मतदाता अधिकारी। मतदान या मतदाता अधिकारी ये रहेगा। इसके ऊपर में कौन रहेगा? इसके ऊपर में रहेगा आपका पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी के ऊपर में कौन रहेगा? रिटर्निंग। पीठ में क्या करना है? रिटर्न, हस्ताक्षर, तो रिटर्निंग अधिकारी। अरे इसमें जगह नहीं बनेगा क्या जी? ठीक है, चलो मैं इधर बना देता हूँ।
रिटर्निंग अधिकारी के ऊपर में कौन रहेगा? जिला निर्वाचन अधिकारी, जो कि आपका कलेक्टर रहता है। और जिला निर्वाचन के ऊपर में कौन रहेगा आपका? ओहो रे, जिला निर्वाचन के ऊपर में कौन रहेगा आपका? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है मतदान या मतदाता अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग। कौन रहेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो जिला पंचायत में आप जैसे ही जाओगे तो वहां पर जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। अब यहां पर भी एक पॉइंट याद रखना, एक व्यक्ति दो अलग अलग क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति दो अलग अलग क्षेत्रों के जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। अब एक बार मैं सरसरी तौर पे रिवीजन करवा रहा हूँ, देखना वो क्वेश्चन आपके मतलब कुछ ही नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट के सामने कुछ भी नहीं है वो क्वेश्चन। यकीन करो थोड़ा सा, बस ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लो। जैसे ही इंटर किए ग्राम पंचायत में, वहाँ पर मिला पंच और सरपंच। एक ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति दो अलग अलग वार्ड से। सरपंच के बारे में याद रखना है, एक व्यक्ति दो अलग अलग पंचायतों में चुनाव नहीं लड़ सकता। पंच के मामले में एक ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति दो अलग अलग वार्ड से नहीं लड़ सकता चुनाव। सरपंच के मामले में एक व्यक्ति दो अलग अलग पंचायत में चुनाव नहीं लड़ सकता, दो अलग अलग ग्राम पंचायत में चुनाव नहीं लड़ सकता। आपके गांव, आपके बगल गांव, ऐसा वो चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति केवल एक ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। तो ये हो गया। अगला हमने देखा जनपद पंचायत सदस्य के बारे में। तो जनपद पंचायत सदस्य के बारे में याद रखना है, एक व्यक्ति दो अलग अलग क्षेत्र में जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। अगला हमने देखा जिला पंचायत सदस्य के बारे में, एक व्यक्ति दो अलग अलग क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति दो अलग अलग क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके कहने का मतलब क्या है पता है? एक व्यक्ति दुर्ग से चुनाव लड़ रहा है और एक व्यक्ति रायपुर से, एक ही व्यक्ति, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए मैंने लिखा है एक व्यक्ति दो अलग अलग क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके बाद मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, कौन कौन से अधिकारी होते हैं? तो मतदान या मतदाता अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, जिला निर्वाचन और राज्य निर्वाचन आयोग। कई बच्चों के मन में लगातार डाउट था, मैंने उनको कहा भी था कि बच्चों थोड़ा सा रुक जाओ, जब मैं राज्य निर्वाचन आयोग वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो फिर वहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसा मैंने आपको कहा था। तो मतदान या मतदाता अधिकारी, ये आपके वर्ग 2 वर्ग 3 के टीचर हो गए, आपके ग्राम पंचायत हो सकता है सचिव हो सकता है, तो जितने भी आपके कर्मचारी होते हैं ग्रेड 3 पे लेवल के, वो सब मतदान या मतदाता अधिकारी बनते हैं। वर्ग 1 के टीचर हो गए, या जितने भी आपके सीनियर टीचर हो गए, सीनियर कर्मचारी हो गए, वो सारे के सारे आपके पीठासीन अधिकारी बनते हैं। नायब तहसीलदार रिटर्निंग अधिकारी बनता है। एक क्षेत्र में एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी की भी नियुक्ति की जा सकती है, तो रिटर्निंग अधिकारी बनता है आपका नायब तहसीलदार। जिला निर्वाचन अधिकारी कौन बनता है आपका? तो जिला का कलेक्टर। और राज्य निर्वाचन आयोग तो पता ही है अभी आपको, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। अब इतना आपने देख लिया, तब भी आप प्रश्न नहीं बना पाओगे।
इतना कॉन्सेप्ट देखने के बाद सर आप ये क्या बोल रहे हो, आपने इतना तो पढ़ा दिया, इसके बाद भी क्यों प्रश्न नहीं बना पाएंगे? क्योंकि मैंने कहा है ना, अधूरा जानकारी हमेशा खतरनाक होता है। आपको लग रहा होगा निर्वाचन आयोग इतना विस्तृत है, मैं क्लास में अगर इसे पढ़ाने जाऊं तो कम से कम मुझे 15 क्लास लगेगा, क्योंकि यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। लगातार पंचायतों का चुनाव और उस बीच होने वाला है 15 जून का एडीओ का एग्जाम। लगातार क्या हो रहा है आपका, पंचायतों का चुनाव हो रहा है, और पंचायतों के चुनाव के बाद यदि आप देखोगे तो यहां पर आपको अलग चीज दिखाई देगा, और वो चीज क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो अगला अब हम देखते हैं क्या होगा वो। तो अगला यदि मैं बात करूं किसके बारे में, अब तक आपने देख लिया कि एक साथ कौन कौन सा चुनाव नहीं लड़ सकते। अब अगला हमारा टॉपिक रहेगा, एमसीक्यू करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? अरे यार वो एमसीक्यू करना तो 5 से 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। जितना प्रश्न है 5 से 10 मिनट में, पर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो क्या मतलब। और मैं कल ही बच्चों को बोल दिया था कि बच्चों आज टाइम की कमी की वजह से नहीं करवा पा रहा हूँ, पर मैं कल टाइम लेके आऊँगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा करके। वो क्वेश्चन क्या मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, पर जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो एक साथ चुनाव लड़ सकते हो, एक साथ चुनाव लड़ सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पंच महोदय से। किससे स्टार्ट करते हैं? हमारे पंच महोदय से। तो एक साथ आप पंच और सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो। एक साथ आप पंच और सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो। आप चाहो तो एक साथ पंच और जनपद सदस्य का चुनाव लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो एक साथ पंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यदि चाहो तो एक साथ पंच और सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो। आप यदि चाहो तो एक साथ पंच और जनपद सदस्य का चुनाव लड़ सकते हो। आप यदि चाहो तो एक साथ आप पंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है, एक साथ चुनाव लड़ सकते हो, पंच और सरपंच का, पंच और जनपद सदस्य का, पंच और जिला सदस्य का। ये हमेशा याद रखना। पंच के बारे में हमने क्या देखा था कि एक व्यक्ति दो अलग अलग वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता, एक व्यक्ति दो अलग अलग वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता, पर पंच किसका किसका चुनाव लड़ सकता है? एक साथ पंच और सरपंच का, पंच और जनपद सदस्य का, पंच और जिला सदस्य का। अब इसके बाद अगला मैं बात करता हूं किसके बारे में? सरपंच के बारे में, कि सरपंच कौन कौन सा चुनाव एक साथ लड़ सकता है। तो आपके ग्राम पंचायत का सरपंच, आपके ग्राम पंचायत का सरपंच एक साथ सरपंच और पंच का चुनाव लड़ सकता है। अगला यदि मैं बात करूं तो वो सरपंच और जनपद के सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, जनपद सदस्य का चुनाव लड़ सकता है एक साथ। आगे यदि मैं बात करूं तो सरपंच और जिला पंचायत सदस्य के रूप में वो क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ सकता है, एक साथ सरपंच और पंच का, एक साथ सरपंच और जनपद सदस्य का, एक साथ सरपंच और जिला सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। क्या यहाँ तक टॉपिक आपका क्लियर है? कमेंट करके बताइए, मैं आगे बढ़ूंगा। और यदि आपको बोर लग रहा होगा तो ये क्लास हम अभी पर और करेंगे, पर थोड़ा सा मैं 5 से 10 मिनट और लूँगा ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। क्या बच्चों आपको बोर लग रहा है या क्लास हम कंटिन्यू करें? कमेंट करके बताइए आप लोग।
मुझे लगा कि आप लोग बोर हो गए होगे करके। चलो, यदि बोर नहीं हुए हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और एक आखिरी कॉन्सेप्ट हमें जो देखना है वो कौन सा है, आप चाहो तो एक साथ जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य का भी क्या लड़ सकते हो, चुनाव। एक साथ आप यदि चाहो तो जिला पंचायत और जनपद पंचायत दोनों का क्या कर सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, आप एक साथ जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकते हो। आप यदि चाहो तो एक साथ आप सरपंच और पंच का, सरपंच और जनपद सदस्य का, सरपंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकते हो। आप चाहो तो एक साथ पंच और सरपंच का, पंच और जनपद सदस्य का, पंच और जिला सदस्य का भी क्या कर सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन की ओर जाएंगे। सबसे पहले हमने देखा था पंच के बारे में। तो पंच के बारे में याद रखना है, एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति दो अलग अलग वार्ड से नहीं लड़ सकता। सरपंच के मामले में एक व्यक्ति दो अलग अलग ग्राम पंचायत से चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति दो अलग अलग ग्राम पंचायत से चुनाव नहीं लड़ सकता। जनपद पंचायत सदस्य के बारे में एक व्यक्ति दो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति दो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। और एक व्यक्ति दो अलग अलग क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो इतना याद रखना। अब अगला हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले रहता है आपका मतदान या मतदाता अधिकारी। पीठासीन के पीछे में क्या करोगे, रिटर्न मतलब हस्ताक्षर, जिला निर्वाचन और राज्य निर्वाचन आयोग। जितने भी आपके वर्ग 2 वर्ग 3 के टीचर होते हैं उनको मतदान या मतदाता अधिकारी नियुक्त किया जाता है, या पंचायत का कोई कर्मी हो गया वो हो गया। पीठासीन अधिकारी आपके सीनियर लेवल के टीचर, जैसे कि वर्ग 1 का टीचर हो गया, लेक्चरर हो गया, आपके एपी हो गए, असिस्टेंट प्रोफेसर लोग, इन लोगों को पीठासीन अधिकारी। नायब तहसीलदार या उसके समकक्ष अधिकारी, नायब तहसीलदार या उसके समकक्ष अधिकारी को क्या बनाया जाता है, रिटर्निंग अधिकारी। इसके बाद होता है आपका जिला निर्वाचन और इसके बाद होता है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। आगे यदि मैं बात करूं, एक साथ चुनाव लड़ सकते हो कौन कौन से पद के लिए, तो एक हो गया आपका पंच और दूसरा हो गया आपका सरपंच। एक हो गया आपका पंच और दूसरा हो गया आपका सरपंच। एक हो गया आपका पंच और दूसरा हो गया जनपद का सदस्य। एक हो गया आपका पंच और दूसरा हो गया आपका जिला का सदस्य। दूसरा क्या हो गया, जिला का सदस्य। ठीक है, अगला, एक साथ आप जिला पंचायत सदस्य और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ सकते हो। ठीक है, अब इतना यदि आपको पता चल चुका है तो अब फिर हम कहां पर आते हैं, आपके क्वेश्चन की ओर। चलिए अब बनाओ ये क्वेश्चन, और अब मैं भी देखता हूं कि कौन आपको ये क्वेश्चन बनाने से रोकता है। मुझे नहीं लगता कि जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा उनका आंसर गलत होगा। 12वां कह रहा है एक मतदाता पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। क्या कह रहा है, पंच और सरपंच का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है। एक मतदाता दो वार्ड से पंच का चुनाव लड़ सकता है। बताओ, एक मतदाता क्या दो अलग अलग वार्ड से चुनाव लड़ सकता है? क्या मतदाता मतलब एक व्यक्ति दो अलग अलग वार्ड से चुनाव लड़ सकता है? क्या नहीं लड़ सकता।
एक मतदाता दो अलग अलग ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ सकता है क्या? मतदाता मतलब क्या हुआ? उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। एक व्यक्ति दो अलग अलग ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता। अभी जस्ट मैंने बताया है। एक मतदाता सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है। अभी जस्ट हमने देखा कि एक मतदाता दो, जैसे कि आपका सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव बिल्कुल लड़ सकता है। एक मतदाता जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, बिल्कुल जनपद और जिला का चुनाव भी लड़ सकता है। अगला क्या कह रहा है? एक मतदाता दो निर्वाचन क्षेत्रों से जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। मैंने अभी जस्ट बताया है, एक मतदाता मतलब एक व्यक्ति दो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से जनपद पंचायत के सदस्य का चुनाव नहीं लड़ सकता। अगला, एक मतदाता दो निर्वाचन क्षेत्रों से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं लड़ सकता। अगला है, एक मतदाता सरपंच और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ लड़ सकता है क्या बोलेगा? तो याद रखना है, बिल्कुल लड़ सकता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? डी। और मुझे ऐसा कोई बच्चा नहीं दिख रहा है जो इसका आंसर गलत किया होगा, जिन्होंने लगातार क्लास देखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पंचायतों के 3 स्तरों का पहला चुनाव हुआ था। अरे इसमें कैसे टिक हो गया जी? छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पंचायतों के 3 स्तरों का पहला चुनाव कब हुआ था? जनवरी 2005 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक साथ अभ्यर्थी, ठीक है, एक अभ्यर्थी जो जनपद पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है, किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, यदि चुनाव से रिलेटेड कोई मामला है या कुछ विवाद है या ऐसा कुछ दिक्कत हो जाता है, ठीक है, चुनाव से रिलेटेड कोई मामला है या ऐसा कुछ दिक्कत है या ऐसा कुछ हो जाता है, तो ऐसे मामलों के बारे में याद रखना है। एक अभ्यर्थी जो जनपद पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है कर सकता है, और वो किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा? तो याद रखना है, ग्राम पंचायत के मामले में चाहे पंच का मामला हो चाहे सरपंच का, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास, जनपद पंचायत में कलेक्टर के पास, और जिला पंचायत में संचालक पंचायत के पास। अब यहाँ पर बात कर रहा है जनपद पंचायत की, तो ऑब्वियसली है आंसर क्या हो जाएगा आपका? कलेक्टर। क्या हो जाएगा? कलेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? कलेक्टर। इसको क्या हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कलेक्टर। अगला प्रश्न, निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है? फिर वही बेकार सा क्वेश्चन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वाला। अब तक तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। जिसे हम अपने मतदान के माध्यम से डायरेक्ट चुनते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। तो पंच को कैसे चुनते हो? प्रत्यक्ष। सरपंच को कैसे चुनते हो? प्रत्यक्ष।
चूंकि ये पीएससी का क्वेश्चन है इसलिए नगर पालिका परिषद भी पूछा है। इसका भी आप कैसे चुनते हो? प्रत्यक्ष। लेकिन उप सरपंच को कैसे चुनते हो? अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला, दूसरा और चौथा। कौन सा हो जाएगा आपका? पहला, दूसरा और चौथा। सुमेलित नहीं है पूछा है तो एक ही तो बस सुमेलित नहीं है आपका। कौन सा आपका? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये एम नहीं है बल्कि क्या है? 3 है। ठीक है ना, 3 है वो। अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। देख लो कौन सा सुमेलित नहीं है। जिला पंचायत का अध्यक्ष, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का सरपंच, ग्राम पंचायत का सभापति, जिला पंचायत का और जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष और ग्राम पंचायत का उप सरपंच। अब ऐसे प्रश्नों को आपको ऑप्शन देख के सॉल्व करना होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के दृष्टिकोण से जाओगे तो वो तो नहीं बन पाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो ऑप्शन देख के देखो कि इसका अटेंड कैसे करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके ऑप्शन से ही सॉल्व होंगे। चलो जी, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको छोड़ दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के अधिक वार्ड से पंचायत के पदाधिकारी के रूप में पात्र नहीं होगा। प्रश्न आपसे नॉर्मल बस इतना ही जानना चाहता है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार, ठीक है, एक व्यक्ति अधिकतम कितने वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा? क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वार्ड, निर्वाचन क्षेत्र के कितने अधिक वार्ड से पंचायत का पदाधिकारी, वार्ड मतलब पंच, वार्ड मतलब पंच, धारा आपका 12। वार्डों का विभाजन किस में पढ़ते हो? ग्राम पंचायतों का वार्डों में विभाजन किस में पढ़ते हो? धारा 12 में पढ़ते हो। धारा 12 क्या कहता है? ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन कहता है। ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन के बारे में बात करता है। धारा 12 किसके बारे में बात करता है? ग्राम पंचायत का वार्डों में विभाजन। वार्ड का निर्धारण कौन करता है? कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में मिनिमम वार्ड हो सकते हैं आपके 10, यानी कि मिनिमम पंचों की संख्या 10। अधिकतम हो सकते हैं आपके 20, तो अधिकतम पंचों की संख्या भी कितनी होगी? 20 होगी। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के खाली स्थान से अधिक वार्ड से पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। तो कितने के लिए? तो याद रखना है 1। कितने के लिए? 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ में जनपद पंचायत अध्यक्षता के पद पर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष कार्यरत हैं, जिनको खाली स्थान के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। एकदम आसान प्रश्न। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ वहाँ पर भी आपको मैंने बार बार एक शब्द का कहा है कि चाहे जनपद पूछे चाहे जिला, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बारे में बात कर रहा है तो कैसा सदस्य उसे चुनेगा? आजा माजा कि स्प्राइट है, मुझे नहीं पता, पर दिमाग सटकली तो सटकली। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो याद रखना है निर्वाचित सदस्य, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्य, जनपद पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष, किसी एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया जाता है और इसे ही हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुनावों के लिए निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? बताइए। ऐसे भी प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि वहां के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है। छत्तीसगढ़ में संसद जैसे लोकसभा या राज्यसभा, विधानसभा क्षेत्रों के चुनावों के लिए निर्वाचन या रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो इसके बारे में यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है। क्या राज्य का राज्यपाल होगा? नहीं। क्या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे? नहीं। क्या पुलिस अधीक्षक होगा? बिल्कुल नहीं। तो कौन होगा आपका? जिला कलेक्टर। कौन होगा आपका? जिला कलेक्टर। तो आंसर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से पंचायत के सभी चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने और संचालन करने के लिए नियम बनाएगा। बताइए। जिला कलेक्टर, उच्च न्यायालय, राज्यपाल या राज्य सरकार? मतदाता सूची तैयार करना और संचालन के लिए नियम बनाएगा। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन से ही पता चल रहा है जी ये इस क्वेश्चन का आंसर। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत राज्य सरकार राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से पंचायतों के सभी चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने के और संचालन के लिए नियम बनाएगी। तो क्या होगा? जिला कलेक्टर? नहीं। उच्च न्यायालय? नहीं। राज्यपाल? नहीं। तो क्या होगा? राज्य सरकार। क्या होगा? राज्य सरकार। ठीक है, तो इस प्रकार से इतना ही क्वेश्चन देखना था हमें आज की क्लास में। अब यहाँ से किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आज का क्लास फिर हम यहीं तक कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो ठीक है, फिर आज का क्लास हम यहीं तक कवर करते हैं। और जाने से पहले कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, और ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि सर सिर्फ हमें आजीविका, पंचायती राज या ग्रामीण विकास पढ़ना है करके, ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज पढ़ना है करके, तो ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल लाया गया है त्रिनेत्र बैच। इस त्रिनेत्र बैच के माध्यम से आप केवल आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आप 50% के डिस्काउंट के साथ ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। बाकी और कुछ भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप संस्था के इस नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जाने से पहले कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये क्लास आप सबको कैसा लगा। ठीक है, और कभी ऐसा रहा कि टाइम की कमी रहा तो हम आंसर के साथ पढ़ते जाएंगे, और कभी हमारे पास फ्री टाइम रहा तो बिल्कुल मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करते हुए आपको ले चलूँगा क्लास में।
ठीक है, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा और क्या ऐसा ही क्लास आपके लिए रोज लाना है। तो बिल्कुल आप हो जाइए तैयार, क्योंकि साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा रोज सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 7 बजे और शनिवार को सुबह 9 बजे आपका क्लास होता है एडीओ से रिलेटेड। ध्यान से सुनिए, सोमवार से शुक्रवार तक शाम को 7 बजे और शनिवार को सुबह 9 बजे आपका ये क्लास होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी रेडी रहिए। बाकी कुछ भी दिक्कत होगा तो हम बैठे हैं आपके साथ, बिल्कुल पूरा साध्य पीएससी एकेडमी का पूरा परिवार आपके साथ बैठा हुआ है। तो अभी का क्लास हम यहीं तक कवर करते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताइएगा और मुलाकात होगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।